नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मुस्लिमों के अधिकार नहीं छीनेगा वक्फ बिल, ये कौन कह रहा है? रिजिजू साहब कह रहे हैं। सरकार ने राज्यसभा में वक्फ बिल पेश किया, देर रात हो सकता है पारित। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह जल्द ही लेगा कानून का रूप लेगा ये विधेयक। और देखिए जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा से वो पारित होता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो कानून बन जाता है। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि सिंघवी बोले कोर्ट ने से खारिज हो जाएगा नया वक्फ कानून, सभापति ने याद दिलाई संसद की सर्वोच्चता। राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस तृणमूल सापा शिवसेना यूवीटी ने प्रस्तावित कानून को बताया मुस्लिम विरोधी। और बिल संविधान पर हमला, इसे कागजों में ही रखना चाहिए, एक सरकार रखना चाहती है सरकार। एक कौन कह रहा है? सोनिया गांधी कह रही हैं, सोनिया गांधी कह रही हैं। तो ये सब चल रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, एक सामान्य जानकारी इस कानून के बारे में, बिल के बारे में रखना है। ठीक है। और उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अमेरिका ने लगाया 27% का पारस्परिक शुल्क, भारत के लिए व्यापार बढ़ाने का मौका है। चीन पर 34, बांग्लादेश पर 37, वियतनाम पर 46, इंडोनेशिया पर 32% का शुल्क लगा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, लेदर, ऑटोमोबाइल, जेम्स व ज्वेलरी जैसे कई क्षेत्रों के निर्यात में होगी बढ़ोतरी। फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा व ईंधन से जुड़े उत्पादों पर नहीं लगाया कोई शुल्क। समुद्री उत्पाद व मेडिकल उपकरण निर्यात हो सकता है प्रभावित। और 60 से अधिक देशों पर लगा पारस्परिक शुल्क। ये आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति साहब कह रहे थे ना कि 2 अप्रैल से जो देश हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगाता है उतना ही हम लगाएंगे, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज सार्वजनिक करेंगे संपत्ति का ब्यौरा। ए फुल कोर्ट मीटिंग में शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर स्वैच्छिक होगी संपत्ति की घोषणा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग में ऐसा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और उस समय भी जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी, उसे सार्वजनिक भी किया था। ये पठानकोट में देखिए 3 संदिग्ध पुलिस अलर्ट। ये आप सभी को मालूम है कि जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये हर संभव कोशिश करता रहता है अशांति फैलाने की। ये देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। जयपुर बम धमाका मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। ये आप देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल धमाकों के दौरान शहर के चांदपोल बाजार स्थित भगवान राम मंदिर के निकट मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। विशेष कोर्ट ने 29 मार्च को फैसला सुनाने का दिन तय किया था, लेकिन उस दिन फैसला नहीं आया था। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट और आसान बनाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों ने कि दावा निपटान प्रक्रिया को और सरल बनाया गया। ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द चेक या फिर सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड नहीं करना होगा। ये मणिपुर में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास, ये कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री हैं। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर में एक लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और राज्यों में आप देखिए नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप देखेंगे माफ करिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में से 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है।
तो अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 को आप लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। चलिए आप लोग बताइए राष्ट्रीय आपातकाल की बात किस में कही गई है। केंद्र के खिलाफ याचिका पर एक्स को राहत देने से इंकार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्स पर ट्विटर कार्व को उस मामले में अंदर राहत देने से इंकार कर दिया जिसमें इसने सहयोग पोर्टल से जुड़ने के लिए केंद्र की अनिवार्य आवश्यकता के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि इस वक्त कंपनी को किसी भी प्रतिरोधी कार्रवाई से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बंगाल में आप देखिए 25,753 शिक्षकों गैर शिक्षकों की भर्ती रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया दागी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ये आप देखेंगे इसमें धांधली की बातें हो रही थी ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैसा मिल चुका है वेतन के रूप में उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल हो आइए। कहाँ वेस्ट बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ये आप देखेंगे कि ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुस्लिम बस्तियों में बफे की फैक्ट फाइल लेकर जाएगी भाजपा। विपक्षी दलों में मुस्लिम हितैषी बनने की होड़। काट के लिए भाजपा ने भी कमर कसी है। ये वही आप देख रहे हैं कि जो विधेयक को लेकर या फिर आप देखिए जो कानून बन जाएगा इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है ना विपक्ष, तो उसी में बीजेपी भी अब अपना काम करेगी। केंद्र ने बंगाल को आईएएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने पर किया आगाह और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा पत्र और गत 3 साल में बंगाल से आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय नियुक्ति नहीं है, तो उसी को लेकर बात है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, तो इन्हें भी पढ़ लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 साल में दिल्ली पुलिस ने नष्ट की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स। मेगा ड्रग डिस्ट्रैक्शन इवेंट 2,622 करोड़ की 1,643 किलो ड्रग्स को किया गया नष्ट। ये आप देखिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 1789 मामले दर्ज। 2,290 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। मई में किंतु वर्षा का ट्रायल करा सकती है दिल्ली सरकार। ये आप देखिए यहाँ प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी बुरी स्थिति रहती है दिल्ली में, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा मुफ्त बस यात्रा। ये आप देखते हैं कि यहाँ की सरकार बीजेपी की बन चुकी है ना, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी है, तो उसी के लिए बातें हो रही हैं। जल संकट दूर करने के को अगले 50 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है मास्टर प्लान। प्रवेश वर्मा ने कहा कि वजीराबाद जलाशय की जल भंडारण क्षमता हो जाएगी दुगनी। WTP और STP की होगी रियल टाइम निगरानी, दूर होगी पानी की बर्बादी। यमुना में अवैध खनन व कचरा डालने से रोकने के लिए टेरिटोरियल आर्मी की तैनाती होगी। हाई कोर्ट ने पूछा आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा कि CWC व JJ बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने न करने से केंद्र ने किया है उल्लंघन। ASG से पूछा कि गृह मंत्रालय से जवाब लेकर बताएं 6 महीने में भी क्यों नहीं हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया। दुष्कर्म मामले में सिर्फ DNA रिपोर्ट से साबित नहीं होगी असहमति और आरोपित को दोषी ठहराने का निर्णय पलटते हुए अदालत ने की टिप्पणी। कहा कि DNA रिपोर्ट से केवल पितृत्व का किया जा सकता है निर्धारण। दुष्कर्म का झूठा आरोप बेकसूर के आत्मा को नष्ट कर सकता है, कोर्ट कह रहा। आजकल आप देखते हैं इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। कई उसमें आप देखते हैं कि झूठ भी पाए जाते हैं। अभी भोपाल में मैं कल ही दैनिक भास्कर में निकला हुआ था ना एक खबर कि आप देखते हैं कि बहुत सारे मामले झूठे पाए गए और उसमें वो आपसी रंजिश के कारण उन्होंने आरोप लगा दिया। तो अब तो आप देखते हैं कि पुरुष आयोग की भी मांग उठने लगी। भैया आजकल पुरुषों का हाल भी बुरा है। न्याय हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, समझ रहे हैं आप लोग।
2013 से माफिया खा रहे थे बप्पी की संपत्ति, ये नड्डा साहब कह रहे हैं। और देखिए जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि हम तो सुधार करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए ये बप बिल लाए हुए। विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो महिलाओं को शामिल करने की बात हो रही है और अन्य धर्म के लोगों को शामिल करने की बात हो रही है, जो हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात हो रही है, और आप देखिए कलेक्टर को शक्तियां देने की बात हो रही है, उसको लेकर ये गलत है। मुस्लिम समुदाय एक इस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बाकी राजनीति होती है, आप तो जानते ही हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अब कानून को बना तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत, देख लीजिए। अब देखिए राजनीति भी खूब होती है हमारे देश में हर मुद्दे पर। ये ममता बनर्जी कह रही सुप्रीम कोर्ट का सम्मान लेकिन नहीं मान सकती फैसला, ये ममता बनर्जी कह रही। वही बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए अभी तक नहीं मिला कोई प्रस्ताव, मेघवाल कह रहे हैं। देश में करीब 22 लाख कुशल चालकों की कमी है, ये नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। इस साल लगभग आप देखते हैं कि 1.8 लोग मारे जा रहे हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं अशिक्षित या कह लीजिए आप शिक्षित चालकों के कारण ये आज से होते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया था नए सिरे से भर्ती करने का आदेश, तो इसका सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तेलंगाना में स्पीकर की ओर से देरी पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित, कांग्रेस में शामिल होने वाले कुछ बीआरएस विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिका पर। ये 10वीं अनुसूची के बारे में आप लोग सुने होंगे ना। और एक क्या रहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर निर्भर रहता है कि कब वो फैसला देंगे, और इसी को लेकर आप देखते हैं कि बवाल होता रहता है। कई बार लंबा समय लगता है उनकी सदस्यता रद्द करने में। सहारा निवेशकों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी झारखंड सरकार, विधानसभा में राज्य सरकार ने दिया भरोसा, जांच के लिए बनेगा विशेषज्ञों का पैनल। ये अफसरों की तबादलों पर बनी टकराव की स्थिति, उपराज्यपाल ने जारी किए थे जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले के आदेश। उमर ने मुख्य सचिव से जताई नाराजगी, आज बुलाई सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ था ना, और उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, तो वहीं आप देखते हैं टकराव देखने को मिल रहा है। और देखिए केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो टकराव बनता है, मिलता है। तटीय नौवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किया गया है। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लाए गए तटीय नौवहन विधेयक 2024 को गुरुवार को लोकसभा में ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारतीय तटीय जल के भीतर व्यापार से जुड़े जहाजों को विनियमित करने वाला यह विधेयक मौजूदा 67 साल पुराना कानून का स्थान लेगा। समय के साथ इस कानून में संशोधन की काफी जरूरत थी। उन्होंने बताया कि भारत का तट 11,098 किलोमीटर लंबा है और इसमें 23 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक जोन भी शामिल है। इतने बाहरी तटीय संसाधनों के बावजूद आजादी के बाद से सरकारों ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया और यह विधेयक अन्य लाभों के साथ रोजगार और आय भी पैदा करेगा। ऋण सीमा 2 करोड़ रुपए चाहते हैं, ये 2 करोड़ रुपए चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय अभिमानियों को मिलता है 1 करोड़ रुपए का ऋण। वित्त विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, माननीयों को 4% ब्याज पर मिलता है लोन, लोगों को चुकाना पड़ता है 12%। देख लीजिए आपने, गजब। नेता बनने में भी फायदा है, देख रहे हैं आप लोग, इतनी छूट मिलती है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने को दमदार योजना बनाए सशक्त बल, ये हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। और का भविष्य के लिए सशक्त बलों में सैद्धांतिक बदलाव किया जाए। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है सेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन। नशे के खिलाफ पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने शुरू की पदयात्रा। ये आप देखते हैं कि पंजाब में भी नशा से युवा डूब रहे हैं, तो उसको लेकर चिंताएं जताई जा रही है।
और एक तो क्या है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, तो वो आसानी से यहाँ इस तरह की हरकतें करवाता रहता है और नशा की आप देखते हैं भेजता रहता है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। मनुस्मृति के श्लोक का उल्लेख कर न्यायाधीश ने सुनाया अहम निर्णय, झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी को 7 वर्ष का कठोर कारावास। अदालत ने कहा, अधर्म से धर्म व झूठ से सत्य का हनन होता है। देख लीजिए। ये परिषदीय स्कूल से एसडीएम प्रभावित हुए तो अपनी बेटी का कराया प्रवेश। चित्रकूट के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल छेवला में पढ़ेगी ये। देख रहे हैं, अच्छी बात है। अगर अधिकारी पढ़ाने लग जाए, नेता पढ़ाने लग जाए सरकारी स्कूलों में तो और अच्छी सुधर जाएगी। आप देखते हैं व्यवस्था। पंजाब में एमएसपी के बिना नहीं आएगी कृषि में विविधता, जगदीप ढल्लेवाल कह रहे हैं। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मोर्चे समाप्त होने के पश्चात हुई पहली महापंचायत को किसान नेता ने किया संबोधित। फर्जीवाड़े में प्रधान का खाता सीज, 8 पर केस। या क्रिकेट समी की बहन ग्राम प्रधान सास ने जमा किए थे 8.68 लाख। और 3 पंचायत सचिव निलंबित, 4 संविदा कर्मियों की सेवा होगी समाप्त। ये आपने देखा होगा, मनरेगा में घोटाला ही कह लीजिए कि मनरेगा कार्ड बने हुए थे फर्जी तरीके से, ये लोग काम नहीं करते थे, फिर भी आपने देखा होगा इनके अकाउंट में पैसा आता था। तो मनरेगा के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मनरेगा के बारे में मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये आप लोगों ने देखा होगा कि वो भी तो रहता है इसमें, मनरेगा कार्ड बन जाता है और आपने देखा होगा गांव की तरफ क्या मिलता है, रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात हो रही है, 2005 वाला है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की। वृक्ष कटाई मामले में अगले आदेश तक हर गतिविधि पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार गच्ची बाउली का दौरा करें और सुनवाई 6 को है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित जमीन पर तेलंगाना सरकार पेड़ों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा अगले आदेश तक और कोई गतिविधि नहीं की जाएगी। और आप देखते हैं कि पेड़ों को लगाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन काटने की पूरी बातें चल रही हैं। केंद्र ने तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी। आप देखिए, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास स्थित कांचा गच्ची वावली वन क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन में पेड़ गिरने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है। और तेलंगाना, चलिए एक बार आप देखेंगे, ये तेलंगाना है, हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और 2 जून 2014 में आप देखते हैं कि इसे राज्य बनाया गया था। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग का विरोध किया गया। यहां भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। जंगलों में छिपते फिर रहे हैं आतंकी, घरों से छीन रहे हैं खाना, मददगारों ने किया किनारा। यह आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ये बिहार का 1 लाख का इनामी उग्रवादी झारखंड में गिरफ्तार हुआ। पलामू में पुलिस ने नवा बाजार थाना क्षेत्र के तरवाड़ी से दबोचा। बिहार गया जिला के भदवर थाना क्षेत्र का निवासी है जीवलाल। ये नक्सलवाद के बारे में पढ़े हैं आप लोग? देखिए, उग्रवाद चरम होने की गुणवत्ता
तथा स्थिति या चरम उपायों विचारों की वकालत है एक तरह से। और इस शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से राजनीतिक या धार्मिक अर्थ में एक विचारधारा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस श्रीनगर में अब संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक कार्यालय की कोई जरूरत नहीं है। उपराज्यपाल कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक कार्यालय की 1949 में की गई थी स्थापना, नवंबर से अप्रैल इस्लामाबाद, मई से अक्टूबर से श्रीनगर में रहता है ये कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वायुसेना ने आप देखते हैं जामनगर विमान हादसे की जांच के लिए आदेश दिए। कैसा चाहते हैं अपना रेलवे स्टेशन, बताएं अपनी राय। आप देखिए अपनी पसंद के अनुरूप पास वाले अमृत भारत स्टेशन का पुनर्विकास करा सकते हैं। आमजन रेलवे की वेबसाइट के सुझाव दो, आपका स्टेशन कैसा हो, क्लिक पर दे सकता है अपना सुझाव, जाकर दे सकते हैं। इसलिए बनाई ये योजना। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का खाका 2 वर्ष पूर्व खींचा था। निर्माण आरंभ हो गया। प्रशासन लोगों की मंशा के अनुरूप स्टेशनों का पुनर्विकास नहीं कर पा रहा है और जिन्हें आप देखते हैं कि स्टेशन व क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक व भौगोलिक संरचना की बेहतर जानकारी होती है, इसलिए आमजन की राय लेने की योजना बनाई है। ये झारखंड में सरहुल व रामनवमी जुलूस के दौरान बिजली काटने पर रोक। अदालत ने कहा बिजली आवश्यकता सेवा कटौती से होती है परेशानी। रामनवमी व मुहर्रम में झंडों की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये आत्मनिर्भर बना अंधेरी जिंदगी में खुशियों का उजाला भर रही प्रज्ञा दीदी। दिल्ली के रेड लाइट एरिया की महिलाओं व उनके बच्चों को शिक्षित कर बनाया हुनरबंद, सुरक्षित निकाला। अब सिविल सेवा की तैयारी की कर रही है तैयारी। बहुत अच्छी बात, आप देखेंगे अच्छी पहल है। पटाखों पर प्रतिबंध बेहद जरूरी है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पेरेंट्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे के जन्म रिकॉर्ड को लेकर दायर याचिका पर की टिप्पणी। महिला ने पेरेंट्स के रूम में केवल अपना ही नाम दर्ज कराने की मांग की थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कहा याचिका प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग व कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी है। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। पारिवारिक मामले, पारिवारिक नींव कमजोर तो हुई है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। एक कच्चा तीबू वापस लेना मछुआरों की पीड़ा खत्म करने का एकमात्र तरीका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर किया आग्रह। कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाएं। ये हम लोगों ने श्रीलंका को दे दिया था ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप देखेंगे कि कच्चा श्रीलंका के जाफना और भारत के रामेश्वरम के बीच है कच्चा तीबू। कच्चा तीबू पाक जलमरू में श्रीलंका के जाफना और भारत के रामेश्वरम के बीच है। तमिलनाडु का कहना है कि स्वतंत्रता से पहले कच्चा तीबू रामानद के राजा के प्रशासन के अधीन था। तमिलनाडु में के मछुआरों को उस क्षेत्र में मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार हमेशा से था, लेकिन भारत सरकार ने कच्चा तीबू श्रीलंका को सौंप दिया और 26 से 28 जून 1974 और 23 मार्च 1976 को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। राज्य सरकार की सहमति के बिना किए गए इस समझौते के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र में भी लिखा था। तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चा तीबू मुद्दे पर 21 अगस्त 1974 को केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध किया था। इसके बाद विधानसभा ने 3 अक्टूबर 1991, 3 मई 2013 और 5 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर कच्चा तीबू द्वीप को पुनः हासिल करने की मांग दोहराई थी। कच्चा तीबू श्रीलंका को सौंपे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी और तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि श्रीलंका से इस द्वीप को वापस पाने के लिए भारत को युद्ध करना पड़ सकता है। और ये आप देख लीजिए, हम लोग पड़ोसी हमारा श्रीलंका, ये आप देख रहे हैं पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएगी। तो इसी के बीच की बात हो रही है।
ये तमिलनाडु है आपका, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल कौन है? R.N. रवि है, यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कर्नाटक में श्री राम सेना 1000 महिलाओं को देगी त्रिशूल दीक्षा। गजब। जयपुर दिल्ली के होटलों में ले जाते थे लड़कियां। ये धनवर्षा तांत्रिक गिरोह। ये आप देखिए रेलवे स्टेशन मास्टर सहित 14 लोगों को गिरफ्तार कर गिरोह का राजपास कर चुकी है पुलिस। प्रोफेसर दिल्ली के किसी श्रीवास्तव और जयपुर, ये आप देखिए जयपुर के लोगों के संपर्क में मोबाइल से मिली जानकारी। ये सब आजकल मैंने आप लोगों से एक और कहा है, और इस तरह काम करता है ये गिरोह द्वारा किसी भी वस्तु को पूजा के लिए विशेष बताते हुए दुर्लभ वस्तु के नाम का भ्रम फैलाया जाता है। यह दुर्लभ वस्तु 20 नग का कछुआ, 2 मुँह का सांप, विशेष प्रजाति का उल्लू, विशेष सीरियल नंबर के नोट, पुराने सिक्के और ये आप देखिए सिक्के लड़के लड़कियां होती हैं और सबसे ज्यादा नोटों की वर्षा लड़की के ऊपर होने की बात कही जाती थी। मैंने आप लोगों से कहा ना, किसी भी तरह के लालच में मत फंसिए, मेहनत पे भरोसा करिए, आप बच जाएंगे। डर में मत फंसिए, आप बच जाएंगे। अगर आप लालच में आ जाते हैं तो आपका लुटना तय है। आज के समय में हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है। ये आप देखिए हीरो मोटो कार की मार्च में बिक्री 12% बढ़ी। ये आप देखिए जवाबी शुल्क से ज्यादा भारत को वैश्विक अनिश्चितता से खतरा है। सहना पड़ेगा वैश्विक इकोनॉमी पर पड़ने वाला असर का दंश। सप्लाई चेन की मौजूदा व्यवस्था हो सकती है अस्त व्यस्त। भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर। भारतीय बाजार से आप देखते हैं कि और निकासी कर सकते FII और वैश्विक विकास दर की रफ्तार नीचे आने की आशंका है। अमेरिका में महंगाई बढ़ने के असर। फेडरल रिजर्व को बढ़ानी पड़ सकती ब्याज दरें। ये आप देखते हैं कि अब टैरिफ भी लगा रहे हैं, तो यहाँ की चीजें अब जाएंगी अमेरिका में, तो आप देखते हैं वो महंगी भी होंगी। कंपनियों को बनानी होगी नए सिरे से रणनीति भी। अमेरिका में बढ़ने वाली महंगाई की खोजनी होगी काट। अब देखते हैं क्या होता है। शेयर बाजार में जारी रह सकता है उतार चढ़ाव। ओला वाहनों का पंजीकरण और डिलीवरी एक ही दिन। और सोना नए शिखर पर पहुंचा और चांदी 1000 रुपये टूटी। और सोना तो हमारे देश में प्रिय होता ही है महिलाओं को। अन्य सेक्टरों के लिए भी लागू हो सकती UPS। वित्तीय सेवा सचिव S नागराजू ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को नई पेंशन प्रणाली के तहत दूसरे सेक्टरों के लिए भी लागू किया जा सकता है। और UPS में आप देखिए 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन की व्यवस्था की गई है। यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है। केंद्र सरकार को VI के ओपन ऑफर से मिली छूट। सेबी ने सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर धारकों के लिए खुली पेशकश लाने से छूट दे दी है। यह छूट VIL में स्पेक्ट्रम बकाया की इक्विटी में बदलने की एवज में आप देखिए 34% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद की गई है। और किसी सूचीबद्ध कंपनी में 25% या उससे अधिक हिस्सेदारी लेने पर अपने ओपन ऑफर लाना होता है। सेबी के बारे में याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। PPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने पर नहीं देने होंगे पैसे, वित्त मंत्री साफ करें। नए जमाने का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है भारत। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए एक कह रहा है अजय श्रीवास्तव हैं, संपादक हैं GTIR के। ट्रम्प के इस फैसले से भारत सेमीकंडक्टर का बड़ा सप्लाई बन सकता है। ताइवान पर अमेरिका ने 32% का शुल्क लगाया ना, ऐसे में ताइवान भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर की पूरी चेन पैकेजिंग, टेस्टिंग और कम लागत वाले चिप का निर्माण शुरू कर सकता है। देखते हैं बाकी का क्या होता है, ये तो समझ रहे हैं। और आप देखिए और इस तरह से आप देखते हैं कि भारत की तरफ ताइवान से मामूली शिफ्ट भी बड़े फायदे का सौदा होगा। ताइवान चिप का सबसे बड़ा निर्माता देश है और बायोटेक मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत के लिए वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सेदारी बनने की गुंजाइश है। वियतनाम में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत में शिफ्ट हो सकती हैं क्योंकि वियतनाम पर 46% का शुल्क लगाया हुआ है।
और वियतनाम अमेरिका को 142 अरब डॉलर का निर्यात करता है और उन्हें में अधिकांश हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। वियतनाम बा इंडोनेशिया में लगने वाली लेदर फैक्ट्री आ सकती है भारत। अमेरिका ने कम शुल्क रखकर छोटे छोटे देशों के को व्यापार में पनपने का मौका दिया। हालांकि स्थिति अब बदल गई है, अब वैश्विक स्तर पर नई सप्लाई चेन का उदय होगा और भारत के लिए इसमें अहम भूमिका निभाने का अवसर है, क्योंकि एशिया के कई देश पारस्परिक शुल्क से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनसे जुड़े सेक्टर में सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का भारत के लिए मौका है। अब मेक इन इंडिया के साथ इनोवेट इन इंडिया का भी समय आ गया। टेलीकॉम की वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। और अब तक हम कंपोनेंट्स की असेंबलिंग करते थे, लेकिन अब हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सोलर पावर वाले 5G रेडियो, वाईफाई सॉल्यूशन या फिर आप देखिए फिर AI से जुड़े नेटवर्क को विकसित करने की ज़रूरत है और कम ऊर्जा खपत वाले टेक्नोलॉजी का विकास किया जा सकता है। चलिए, ये सब चल रहा है। अमेरिका टैरिफ रद्द करे या फिर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए, ये कौन कह रहा है? चाइना कह रहा है। 34% नए टैरिफ के साथ चीन पर कुल 54% टैरिफ हो गया है और हम भी दिखानी होगी ताकत। अब हर देश अब कह रहा है, देखिए क्या होता है, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार ने कहा कि अमेरिकी फैसले के असर की कर रहे हैं समीक्षा, हमारी भारत सरकार भी कह रही है और हमने बड़ा खुश करने की कोशिश की। किसे? अमेरिका को। देखिए, हम लोगों ने उनके टैक्स कम करने की भी बातें की थी और हमारे मोदी जी यात्रा पर गए थे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं अमेरिका ने लगा दिया ये। चलिए, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? इसमें आप देखेंगे कि 500 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार ले जाने के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं भारत अमेरिका। 25% टैरिफ पहले से ही लग रहा है भारत से अमेरिका जा रहे स्टील, एल्यूमिनियम पर उत्पादों, ऑटो के उत्पादों पर। 27% टैरिफ लागू हो जाएगा 9 अप्रैल से भारत के उत्पादों पर। उसके बाद टैरिफ के बारे में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब आप कहोगे ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर कितना होगा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 27% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दुनिया के दूसरे देश भी ट्रंप के निशाने पर आए हैं। क्या है टैरिफ? सबसे पहले तो यही जान लीजिए। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है। इसे आयात शुल्क भी कहते हैं। वस्तुओं का आयात करने वाले को यह टैक्स सरकार को देना पड़ता है। आमतौर पर कंपनियां भी टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डालती है। कितना बड़ा भारत का निर्यात आयात, तो आप देखते हैं कि 16.6 ट्रेड सरप्लस ये 2013-14 में आप देखिए 39 ये निर्यात था और ये आयात था। समझ रहे हैं आप लोग? तो 39.1% क्या था? निर्यात था। निर्यात का मतलब होता है आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं आप लोग। और आप देखिए 22.5 क्या अरब डॉलर में था, ये आप देखते हैं कि आयात था। और ट्रेड सरप्लस आप देखते हैं कि 35.3 रहा है। और आप देखते हैं कि 2023-24 में कितना था निर्यात? 77.5 अरब डॉलर और आयात कितना था? 42.2। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर देशों के साथ बड़ा है अमेरिका का व्यापार घाटा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए क्या है पारस्परिक टैरिफ। पारस्परिक टैरिफ का मतलब है कि कोई देश दूसरे देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना कि टैरिफ दूसरे देश से उस पर लगा रहा है। ट्रंप ने भी दूसरे देशों को पारस्परिक टैरिफ की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे देशों पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वे हमारे उत्पादों पर लगाते हैं। अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाता है? भारत से अमेरिका निर्यात किए जा रहे हैं उत्पादों जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो और पर पहले से ही 25% टैरिफ लगा रहा है। बाकी उत्पादों पर 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% टैरिफ लगेगा। इसके बाद 9 अप्रैल से भारत के उत्पादों पर 27% टैरिफ लगेगा। अमेरिका के टैरिफ 12 से 60 से अधिक देश प्रभावित हैं। अमेरिका ने क्यों किया टैरिफ का सरप्लस? अमेरिका का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटा कम होगा। अमेरिका कई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है। खासकर चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा काफी अधिक है। वस्तुओं के व्यापार में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 2023-24 में 35.31 अरब डॉलर रहा। किन सेक्टर्स को टैरिफ से छूट मिली है? थिंक टैंक GTRI के अनुसार आवश्यक और रणनीतिक वस्तुओं को टैरिफ से छूट मिली है, जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा, ऊर्जा उत्पाद जैसे तेल, गैस, कोयला,
ये आप देखिए LNG। और आप देखिए टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 27% टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। हालांकि इसका असर मिला जुला होगा और यह भारत के लिए बड़ा झटका नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर क्या चल रहा है, तो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। उस समय दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाकर $500 अरब करने के लिए एक व्यापार समझौते की बात कही थी। दोनों देश समझौते के पहले चरण को इस वर्ष सितंबर अक्टूबर तक अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। क्या है व्यापार समझौता। व्यापार समझौता में दो व्यापारिक साझेदार देश या तो आयात या निर्यात शुल्क को बड़े पैमाने पर घटाते हैं, या फिर आप देखेंगे कि ज्यादातर उत्पादों पर शुल्क खत्म कर देते हैं। इसके अलावा वे सेवाओं और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बना देते हैं। क्या अमेरिका के टैरिफ विश्व व्यापार संगठन के नियमों के हिसाब से है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1995 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों के विशेषज्ञ अभिजीत दास के अनुसार ये टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन करते हैं। सदस्य देशों के पास अधिकार है कि वह इनके खिलाफ WTO में जाकर अपील कर सके। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये हमें विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर भरोसा है। ये हमारे कौन कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। और बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने बैंकॉक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी। थाईलैंड की PM भी पी सेनावात्रा के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। हर क्षेत्र को अपने हितों का रखना होगा ख्याल, जयशंकर कह रहे हैं। भारत और थाईलैंड के बीच हुए 6 समझौते। सम्मेलन से पहले रात्रि भोज में मेज पर साथ बैठे मोदी और यूनिस। ये आप देखेंगे। एक और बात याद रख लीजिए, बिम्स्टेक के बारे में याद रखना चाहिए आप लोगों को। बिम्स्टेक से भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बात कर रहा हूं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर देखने को मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप लोग। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हमला, बर्बाद किए सैन्य ठिकाने। आजकल आप देखते हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। रूस है, यूक्रेन है, ये भारत है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको यहाँ आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा। इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन में छत बनाने वाली कंपनी में छापे, 37 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। संबंधों को पटरी पर लाने को पुतिन ने दूत भेजा अमेरिका। द्विपक्षीय निवेश व आर्थिक गतिविधि पर होगी चर्चा वार्ता। यूक्रेन स्तब्ध हो गया है। और अब देखते हैं, अमेरिका ने दिमित्रियो पर से प्रतिबंध हटाकर दी यात्रा की विशेष अनुमति। अमेरिका में भारतीयों को 35 साल जेल, ऐप के जरिए करता था बच्चों का यौन शोषण। एक भारतीय नागरिक, गजब। म्यांमार में आप देखिए भूकंप से मरने वालों की संख्या आप देखिए 3085 पर पहुंच चुकी है। ये अमेरिका में तूफान से लाखों घरों की बिजली गुल, एक की मौत हुई है। बुधवार को शाम को आए भीषण तूफान के चलते कई घरों की छत उड़ गई, बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। ये मेहरांग बलूच ने आंदोलन के लिए अपने साथियों की सराहना की। पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। ये आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के नागरिकों को निकालने की बातें हो रही है ना। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। IPL तो चल ही रहा है, देख ही भी रहे होंगे आप लोग। अर्जुन युवराज संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार है। दिल्ली के अर्जुन प्रसाद और चंडीगढ़ की युवराज संधू। गोल्ड टूर्नामेंट की बात हो रही है। कोचिंग में पदार्पण करेंगे पीफर रमन। जर्मन के विशेषज्ञ क्रिस पीफर और एस रमन 29 मई से 15 मई जून तक होने वाले अल्टीमेट टेबल टेनिस के छठे सत्र में कोचिंग में पदार्पण करेंगे। MCA ने सूर्य के गोवा जाने को बताया अफवाह। ये सब चल रहे हैं। मनीष हितैष और अविनाश विश्व मुक्केबाजी कप के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। खिताब के लिए भिड़ेंगे बार्सिलोना और रियल।
फुटबॉल की बात हो रही है। बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे के फाइनल में बनाई जगह। अभिनेत्री रान्या बसवाड़ व्यवसायी 40 करोड़ के सोने की तस्करी में शामिल है। ये अभी पकड़ी गई थी ना। भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव के विरुद्ध कार्रवाई पर कोर्ट की रोक। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। ये आप देखते हैं कि और उनकी सहयोगी है ना आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ एक भ्रामक विज्ञापन मामले में निचले कोर्ट में चल रही सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस बीजी अरुण ने फलक्कड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी। बाबा रामदेव अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। देखिए सब चलता रहता है। सीबीएसई की 10वीं की विशेष परीक्षा 7 से 11 तक होंगी। ये यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार डॉक्टर कूली ने किया पूर्ण कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण। 1969 में आज ही के दिन टेक्सास हाई इंस्टीट्यूट में डॉक्टर डेटन कूली ने पहले पूर्ण कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपित किया था। मरीज हास्केल कार्व का हृदय निकालकर उसकी जगह बाहरी वायु पंपों द्वारा संचालित होने वाला हृदय लगाया गया था और इस उपकरण ने उसे 3 दिनों तक जीवित रखा था। प्रोफेसर सी ग्लेन किंग को विटामिन सी अलग करने में सफलता मिली थी। 1932 में आज ही के दिन पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सी ग्लेन किंग ने 5 साल के प्रयास के बाद विटामिन सी को अलग किया था। किंग और उनके सहयोगियों ने हजारों नींबू पर शोध कर एक क्रिस्टलीय पदार्थ से इसे अलग किया था और उनकी खोज ने स्कर्वी रोग की रोकथाम को संभव बनाया। 19 वर्ष की आयु में बलिदान हो गए थे आसित रंजन। ये महान क्रांतिकारी आसित रंजन भट्टाचार्य का जन्म 1915 में आज ही अविभाजित भारत के कोमिला जिले अब बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में पढ़ते समय वे अनुशीलन समिति से जुड़ गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। आज़ादी की लड़ाई के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने पर अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सरकारी धन लूटने की योजना बनाई। 13 मार्च 1933 को डाक से के पैसे लूटने के प्रयास में हाट खोला रेलवे स्टेशन पर डकैती डाली गई। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर 2 जुलाई 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। ये त्वचा की कोशिकाएं देंगी हृदय रोगियों को नया जीवन। आईआईटी गुवाहाटी के शोधार्थियों ने विकसित की रिकम्बिनेंट प्रोटीन टूल बॉक्स तकनीक और हृदय की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को फिर से जीवित करना होगा आसान। ऐसा काम करता है रिकम्बिनेंट प्रोटीन टूल बॉक्स। रिकम्बिनेंट प्रोटीन टूल बॉक्स 6 प्रकार के विशेष प्रोटीन से बना है जो कोशिकाओं को फिर से रीप्रोग्राम करने में सक्षम है। रिकम्बिनेंट प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। जब इन प्रोटीनों को त्वचा की कोशिकाओं पर लगाया जाता है तो यह उनके जीन एक्सपेंशन को बदलकर उन्हें हृदय की कोशिकाओं में बदलने का काम करता है। इस प्रक्रिया को सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है। इससे कोशिकाओं को उनकी मौजूदा स्थिति से बदलकर एक नया रूप दिया जाता है। इस तकनीक की खास बात यह है कि यह जीनोम डीएनए में किसी भी प्रकार का स्थायी बदलाव नहीं करती है और इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस शोध की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए टीम ने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला एएसडीएम मेडिकल कॉलेज और धारवाड़ कर्नाटक के डॉक्टर विश्वास कबीर के साथ मिलकर इसका संरक्षण किया है। फ्रांस में आप देखिए माइक्रो कार्ब उपग्रह। दक्षिण पश्चिम फ्रांस के टूलूज में फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के क्लीन रूम में माइक्रो कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग मिशन उपग्रह के पास खड़ा एक विज्ञानी और इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की निगरानी करना है। माइक्रो कार्ब उपग्रह एक माइक्रो सैटेलाइट मिशन है जो CNES और EU के स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया है। और दुकान चलाने के लिए पत्नी को बना दिया सुअर। कहाँ की घटना है? पेरिस की ध्यान आकर्षण करने चाहते थे दुकान के मालिक। सिर्फ 1% महिलाओं की
महिलाओं की स्तन कैंसर की जांच 45 वर्ष से अधिक की 100 महिलाओं में से एक महिला कराती है जांच। केरल में सबसे अधिक और नागालैंड में सबसे कम। देश में कुल कैंसर स्तन की कैंसर का योगदान 13.8% है। बच्चों में होने वाले दस्त से जुड़े 3 जीन का पता चला है, ये अनुसंधान कह रहा है। कनाडाई शोधकर्ताओं ने बच्चों को होने वाले दस्त से जुड़े 3 जीन की पहचान की है। कोड, जन्मजात दस्त और एंटेरोपैथी नामक दुर्लभ स्थिति आंत में कोशिकाओं के कार्य को बाधित करती है, जिससे दस्त होता है। यह शिशुओं को फड़ने और पनपने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोकता है एक तरह से। चलिए आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।